नमस्कार। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव 4 सितंबर को होने हैं और हम उम्मीदवारों से मिलिए एक श्रृंखला चला रहे हैं। उसी के तहत आज हम मिल रहे हैं डीटीएफ के उम्मीदवार राजीव रे जी से और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला चुनाव नहीं है उनके लिए, फिर भी सर आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप डीटीएफ की तरफ से जो है उम्मीदवार हैं। और सर आप मतलब 2 बार नहीं 4 बार नहीं, लगभग मुझे लगता है कि 6 बार आप डूटा के चुनाव में शामिल हो चुके हैं और हर समय कुछ न कुछ अलग मुद्दे होते हैं। तो इस बार क्या मुद्दे हैं जिनको देखते हैं कि जो वर्तमान डूटा है या वर्तमान जो शिक्षक जो है उससे परेशान है, या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या रिजॉल्व होना बाकी रह गया है? देखिए, बहुत सारे इश्यूज तो हैं। अगर गिनाना शुरू करूं तो उसके अंत नहीं होगा, बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज जरूर इसमें कुछ बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कुछ। देखिए, और आप बोले हो कि 6 इलेक्शंस, हाँ, डूटा एग्जीक्यूटिव के इलेक्शंस लड़े, एकेडमिक काउंसिल्स के इलेक्शन लड़े, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन लड़े, और डूटा का प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन 2 बार लड़ा हूं और टीचर्स के साथ मिला और हर टाइम जीते भी हैं। और इस बार 4 साल के ब्रेक लेते हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी ब्रेक लेना जरूरी था, मैं बैक कर रहा हूं। एंड आई होप कि 3rd टाइम डूटा प्रेसिडेंट होने का मौका टीचर्स हमें देंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के। और इम्पोर्टेंट इश्यूज देखिए, आज के दिन में लगभग 4800 लोग परमानेंट हुए हैं। बहुत सारे लोग प्रमोशंस मिला है। जो लोग परमानेंट हुए हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू मैं मानता हूं कि काउंटिंग ऑफ पास सर्विस, क्योंकि 1200-1400 टीचर्स ऐसे हैं जिनके 4 साल के अधिक एक्सपीरियंस है। 4 साल बोलूं तो 4 साल कुछ लोगों को फायदा दिया है, बट मेजॉरिटी टीचर्स जो ज्वाइन किए हैं एक्सपीरियंस समेत ज्वाइन किए हैं, और उनका एक्सपीरियंस, पोस्ट डॉक्टरल के एक्सपीरियंस, ये सारे चीज ऐड करना जरूरी है। और ऐड 2014 तक 9, 10, 11 साल ऐड होता था। हमारे आज के दिन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है कि काउंटिंग ऑफ पास सर्विसेज। पर सर ये कहा जा रहा है कि आप ही का संगठन जब डूटा में था तब ये बंद हो गया, इसको नहीं, ये गलत बात है कि बंद तो हम लोग थोड़ा किए थे, चालू भी हम ही किए थे 9, 10, 11 साल। और मैं मानता हूं कि पुराना अगर 11 साल भी वापस आते हैं, मेजॉरिटी टीचर्स को फायदा मिलेगा। बट हमारा 9, 10, 11 का डिमांड नहीं है। हमारा डिमांड आज के दिन में काउंटिंग ऑफ पास सर्विस है। बट फर्स्ट स्टेप तो ये भी हो सकता है, जो मेरे जनरेशन को मिला है 9, 10, 11 साल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को काउंटिंग ऑफ पास सर्विस का फायदा मिला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो यूनिवर्सिटी का साथ तो मिल रहा है, बट खाली यूनिवर्सिटी का साथ से ये काम नहीं होगा। और कभी सरकार, जो ही सरकार रहे, उनके साथ तो चाहिए। उसके लिए मूवमेंट के बिना ये कभी नहीं मिला है। एक इसके साथ साथ जो हमारे पास फैसिलिटीज थे, हेल्थ सर्विसेज के फैसिलिटीज, एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट्स के फैसिलिटीज, इसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इस अटैक को हम लोग पहले भी बंद किए थे, और आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इस मामले में भी हम लोग काम कर लेंगे इन द कमिंग डेज। ये तो हुआ काउंटिंग ऑफ पास सर्विस, हेल्थ सर्विसेज जो बंद किया है कॉलेज के टीचर्स के लिए। नंबर 2 नहीं है, नंबर एमफिल पीएचडी का इंक्रीमेंट। सारे लोग तो ये बोल ही रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहिए। 1 सेकंड में बोल लेता हूँ, जस्ट इफ यू डोंट माइंड, कि आज के दिन में लगभग 450 एडहॉक टीचर्स आज भी पड़े हुए हैं, और ज्यादातर 12 दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। ये वादा है कि इन 450 के अंदर लगभग 250 टीचर्स 12 दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। जितने एडहॉक टीचर्स हैं और जो पोस्ट पड़ा हुआ है, मेजॉरिटी जहां जहां रोस्टर क्लियर है उनको वहीं रखा जाए, इंटरव्यू के मार्फत या
जो हाई कोर्ट का पॉजिटिव डिसीजन है उसके मार्फत, क्योंकि आज के दिन में 100% टीचर्स लगभग वहाँ 5 साल के ऊपर ऑलरेडी हो गया है, वहाँ कुछ कुछ टीचर्स 10 साल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये तो है, बट आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ आज लीजिए, सर फिर ऐड करता ये हूं। एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट है, ये नए टीचरों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? पुराने टीचरों को भी कहा जा रहा है कि प्रभावित करेगा, तो आप क्या कहते हैं कि कैसे, इसका क्या मतलब गणित रहता है? देखिए, गणित में एक जमाना था जहां बाद में पीएचडी करने में फायदा होता था। आज इन सर्विस पीएचडी कम है, बट वो कम भी जो है ना, आज के दिन में भी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स भी हैं, मैं डिपार्टमेंट नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मुख्यतः इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोग और बहुत ब्रिलियंट टीचर्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। उनके ऊपर ह्यूज इफेक्ट होगा, और अगर जो डिसीजन आया है कि 2016 के बाद से वापस लेंगे, ऐसे लगभग 600 टीचर्स हैं जिनका भी लॉस होने का चांस है। आपको खुद को पता है 2017 में जब यही चिट्ठी आए थे, हम लोग स्ट्राइक पे गए थे और वापस आ गया था। तो मैं बहुत ही होपफुल हूँ कि सरकार बैकडेट से कुछ वापस तो नहीं ले पाएगा। आने वाले दिन में वापस दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए खतरा तो है, बट ये खतरा टल पाएगा तभी जब हम लोग पहले जैसे एक्टिव होकर दबाव डालें, तभी ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वापस आएगा, और इस जनरेशन जो लगे हुए हैं उनके लिए भी लगेंगे। आप अगर लॉस सोचना चाह रहे हो, ये लाखों रुपया का लॉस है। सर कहा जाता है कि डीटीएफ जब डूटा में काबिज होती है तो वो सिर्फ सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है, संवाद नहीं करती है, डायलॉग नहीं करता आप लोग। ये गलत है, ये बात मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग हैं कि जिनको लगता है कि खाली गुलदस्ते से काम हो जाता है। अगर डूटा का इतिहास देख लीजिए कि गुलदस्ता के खिलाफ हम नहीं हैं, डिस्कशन तो होना ही है सरकार से, यूनिवर्सिटी से, स्टेट गवर्नमेंट से, और जब ये नहीं चलता है डायलॉग, तभी हम लोग आंदोलन करते हैं। और यही आंदोलन सारे भारतवर्ष के टीचर्स को प्रमोशन से शुरू करते हुए, पेंशन से शुरू करते हुए, सब कुछ जो टीचर्स को अभी तक मिला है, ये आंदोलन के थ्रू ही मिला है। सरकार के लिए आंदोलन के पहले डिस्कशन हमारा क्या लॉजिक है, रैशनल है, वो हम समझाते हैं। हम लोगों के डॉक्यूमेंट सारे भारतवर्ष के टीचर्स यूज करते हैं, और इसके लिए भी हम लोग गर्वित हैं कि ये रोल डूटा ने इतने सालों से प्ले कर रहे हैं टीचर्स मूवमेंट में। ओपीएस को लेकर के आप कहते हैं राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे, लेकिन ओपीएस सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का मसला तो है नहीं, ये तो राष्ट्रीय मसला है, तो इसको आप फिर शिक्षक आंदोलन से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, कुछ महीने पहले रामलीला ग्राउंड में लाखों कर्मचारी पहुंचे पेंशन के मुद्दे को लेकर। उसका असर है सरकार के ऊपर। जो स्कीम लाए वो स्कीम हमें पसंद नहीं है, केंद्रीय एम्प्लॉयज को भी पसंद नहीं है। देखिए, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब प्रेशर पड़ते हैं ना, झुकते हैं। और रोस्टर मूवमेंट बोलिए, थर्ड अमेंडमेंट बोलिए, सरकार झुके हैं। सरकार को थोड़ा समझना चाहिए होता है, थोड़ा टाइम लगाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा गणित करते हैं, और अगर सारे लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया मूवमेंट से ये वापस आएगा, और उसके लिए डूटा कैन प्ले अ रोल। जैसे रोस्टर मूवमेंट में भी आप देखे हैं, दिल्ली में रहने का फायदा हम लोग लिए थे, सारे भारतवर्ष के लोग साथ दिए थे, और इसीलिए रोस्टर मूवमेंट में हम लोग का जीत हुआ था। और ओपीएस वाले मूवमेंट में भी मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया मूवमेंट्स होंगे, और सरकार को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। ये अगर मेरे से पूछिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ये भी है। यंग लोगों के लिए शायद पेंशन आज उतना नहीं है, कुछ दिन बाद उनको पता चलेगा दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑल्सो। टीचरों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खुल के वोट दीजिए, सारे लोग आए,
और जो डिस्कशन एंड डिबेट का माहौल यूनिवर्सिटी में है वो कुछ कुछ जगह में संभव नहीं हो रहा है। डर का जो माहौल है, डर को भगाइए और मेरे को चुनिए। एनईपी को लेकर के क्या? देखिए, एनईपी का जो हम लोग तो ऑलवेज बोलते हैं एनईपी का क्या हाल होगा, और आप जानते हो कि आज के दिन में 4th ईयर जो 7 सेमेस्टर शुरू हुआ है, कंप्लीट क्योस चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, कंप्लीट क्योस। और मैं बहुत ही सॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं अभी के लिए एनईपी के लिए यही बोलूंगा, एनईपी भी खाली डूटा से तो नहीं होगा, ऑल इंडिया मूवमेंट से ही होता है, बट डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर दिल्ली विश्वविद्यालय में 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में आया है वो तो बदलना पड़ेगा। और मेरा ये फुल विश्वास है कि सारे टीचर्स हम लोग इसको बदल के रहेंगे। जो स्ट्रक्चर्स आए हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप है। नहीं सर, लेकिन जो सिलेबस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। जब आपके पास सिलेबस 3 दिन पहले पहुंचते हैं, और वो भी क्या सिलेबस पहुंचे हैं आपको बढ़िया ढंग से पता है। कोई साइंसेस में ना मशीन है, ना केमिकल है, ना स्टाफ देने के लिए कुछ किए हैं। ओवर एंड अबव आवर वर्कलोड काम करना पड़ रहा है। एडहॉक टीचिंग बंद हो चुका है। गेस्ट लेक्चरर्स जो अपॉइंट हो रहे हैं इस वर्कलोड के ऊपर नहीं हो रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर तो रहेगा नहीं। नेक्स्ट ईयर नियुक्ति को लेकर के क्या कहेंगे सर? जो देखिए, एडहॉक नियुक्ति के लिए यही होगा कि मैं ये मानता हूं कि मेजॉरिटी जो लॉन्ग टर्म जो वैकेंसी होंगे वो पुराने ढांचा जो टेम्पोररी टीचिंग है वो होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए एडहॉक वापस आना चाहिए। टेम्पोररी एंड एडहॉक अपॉइंटमेंट जरूर होना चाहिए। ये जो 6 लेक्चर 8 लेक्चर के नाम पे गेस्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। एडहॉक टेम्पोररी अपॉइंटमेंट चालू होना चाहिए। डिस्प्लेस्ड टीचर को लेकर देखिए, जो लोग आज के दिन में हैं सबको वापस रखना है, 1 2 जो डिस्प्लेस्ड टीचर्स को प्रायोरिटी के ऊपर जो पोस्ट है उसमें रखना चाहिए। और कुछ कोर्ट डिसीजंस आए हैं जो मैं मानता हूं कि हमारे हाथ और एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ भी मजबूत करेंगे इन डिस्प्लेस्ड टीचर्स को। जहां जहां पोजीशंस है, आफ्टर टेकिंग दोज जो लोग वहां पढ़ा रहे हैं उनके लिए जगह मिले। तो सर थोड़ा सा खटाखट वाले प्रश्न की बोलिए प्लीज। डीटीएफ ने पिछली बार एनडीटीएफ के साथ ईसी का इलेक्शन ऑलमोस्ट जो है लड़ा, ऐसा कहा जाता है। ये सरासर झूठ है। ये तो आप कभी मान ही नहीं सकते हो। दो वोट देना पड़ता है। आप ये तो नहीं बोले हो ना कि 2015 में किसके सेकंड प्रेफरेंस से एनडीटीएफ जीता, या लास्ट 3-4 साल से दूसरे संगठन सेकंड प्रेफरेंस किसके वोट लेके जीता था, तब आप नहीं बोले हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि एक प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आज के दिन में एएपी के टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम एएडीटीए है, इलेक्शन था फरवरी 6 तारीख को, ठीक है हमारे जो, और दिल्ली के इलेक्शन था 5 तारीख को। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी इलेक्शन में फर्स्ट टाइम 900 वोट के आसपास हमारे कैंडिडेट को मिला था। 600 सेकंड प्रेफरेंस वोट एडीटीए के भी कैंडिडेट को मिला था। और यही चीज तो लास्ट टाइम देव कुमार जो हमारे कैंडिडेट थे उनको 500 वोट मिला था, 22 वोट पीछे थे, 1000 वोट एडीटीए के कैंडिडेट को मिला था, तब ये नहीं आया है। ये मानना पड़ेगा आपको कि टीचर्स का फर्स्ट चॉइस जिनको देने के बाद जो सेकंड प्रेफरेंशियल वोट होते हैं तो उसमें एक अंश, और मैं मानता हूं मार्जिनलाइज सेक्शन के टीचर्स वो जिस पार्टी के भी हो वो हमें चूज किया था, और दिल्ली इलेक्शन भी एक कारण था। तो ये तो जो ऑपोजिशन में है वो लोगों का रिमर्स है और कुछ नहीं। तो पिछला इलेक्शन आपने एडीटी के साथ लड़ा था, इस बार जो है ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम लोग कोशिश किए थे अलायंस हो। हम ये भी ऑफर किए थे कि जो लास्ट टाइम के कैंडिडेट है सीनियर एडीटी ए के जो चेयरपर्सन हैं
आदित्य नारायण मिश्रा जी को फर्स्ट ऑफर दिया गया था। वो इलेक्शन लड़ने में अपना ही डिड नॉट एग्री टू इट, और उसके बाद जो डिस्कशन हुआ था उससे यही हुआ कि फाइनली कंसेंसस नहीं होने के कारण हम लोग अंत तक कोशिश किए थे, हुआ नहीं, तो मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूं। और ये खाली इलेक्शन डीटीएफ की तरफ से नहीं, आम टीचर्स की तरफ से भी लड़ रहा हूं, और बहुत सारे ग्रुप मेरे को रिक्वेस्ट किए थे, इसीलिए लड़ रहा हूं। तो सर एक र्यूमर सोशल मीडिया का भी आपको लेकर के चलिए कि आप इलेक्शन लड़े और बीच में जो है मुंबई की तरफ चले गए। ये गलत नहीं है क्या? अब सोचो मैं मुंबई कब गया था, 2013 से 2015, और उसके बाद मैं वापस आया 2016 के जनवरी में मैं ज्वाइन किया। उसके बाद 2 इलेक्शन लड़ा हूँ। पीएचडी करने के लिए अगर आईआईटी बॉम्बे से किया हूँ, तो ये जो चले गए मुंबई, तो चले गए, हाँ मुंबई में गया था, 2013 में गया था, 2015 के दिसंबर में वापस आया था स्टडी लीव के बाद। तो उसके लिए मैं एकदम शर्मिंदा नहीं हूँ। इट वॉज माई राइट टू गो फॉर अ स्टडी लीव एंड आई सक्सेसफुली डिड माई पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो उसके बाद वापस आके मैं टीचर्स के सामने गए, और 2017 में वीएस नेगी को और 2019 में ए.के. भागी को हराने का मौका दिया टीचर्स ने। तो ये र्यूमर तो पहले भी, र्यूमर क्या, र्यूमर में एक है कि फैक्ट है कि मैं आईआईटी बॉम्बे में गया था, घूमने थोड़े गया था, पीएचडी करने गया था, और वो वापस आने के बाद टीचर्स को फेस भी किए थे, और रिजल्ट आपके सामने है। इलेक्शन अगर जीत जाते हैं, जो कि कल है, एक ही दिन बाद है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किस चीज को देने वाले? पास्ट सर्विस हो गया? नहीं, देखिए इसमें ना जो आप प्रायोरिटी, ये खतरनाक क्वेश्चन है। यू आर अ ब्रिलियंट मैन। फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो अगर मेरे को बोलिए, डर का माहौल को भगाना, डिस्क्रिमिनेशन के माहौल को भगाना, और ये अगर वापस आ जाए बातचीत करके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत फर्स्ट होंगे। बट कुछ चीज़ों में ये हो सकता है कि प्रोटेस्ट का भी होगा, क्योंकि सरकार बीच बीच में अगर संख्या नहीं देखते हैं तो आपके समय सर नियुक्ति नहीं हो पाई थी। हाँ, नियुक्ति नहीं हो पाई थी, ये बात सही है। मतलब यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई थी, कॉलेजेस में नहीं हुई थी। तो बट पोस्ट बचा था। आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट बचे थे। वर्कलोड कंडीशंस को चेंज करते हुए सारा प्रोसीजर्स ओपन अप हो गया था। नहीं हो पाया था, बट आज हुआ है। तो अगर लोगों को लगेगा कि 1947 एक दिन में आ गया और उसके पहले सारा चीज कुछ विफल है, मैं ये नहीं मानता हूँ। कंडीशंस प्रमोशन के लिए, तो आप क्या नियुक्तियां जारी रहेंगी? एकदम नियुक्तियां जारी रहेंगी। और मैं मानता हूं कि दिल्ली सरकार वाला इतने 6-7 महीने होने के बाद भी गवर्निंग बॉडी नहीं दे रहे हैं। जल्द से जल्द वो गवर्निंग बॉडी भी दे। और मैं मानता हूं कि बिना गवर्निंग बॉडी का अगर प्रिंसिपल अपॉइंट हो सकते हैं, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड या प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं भी बोलिए, सरकार के रिप्रेजेंटेशन छोड़ के भी लोग तो अपॉइंट किए थे दूसरी गवर्निंग बॉडी में, तो इसमें भी कर सकते थे। मेरा पॉइंट है गवर्निंग बॉडी नहीं, पॉइंट ये है कि जो लोग वहां पढ़ा रहे हैं उनको वहां रखा जाए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज और डिस्प्लेसमेंट अगर होंगे, ज़्यादा जगह नहीं है, तो जो जगह है जो पढ़ा रहे हैं वो उनको वहाँ रखा जाए। ये प्रायोरिटी हमें रखना ही पड़ेगा। और उन एडॉक टीचर्स के लिए जहाँ वो पढ़ा रहे हैं, 12 दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हो या दूसरे कॉलेजेस में हो, मैं ये मानता हूँ उसमें कुछ पोस्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है। ओके, तो वो भी सोल्यूशन की तरफ हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।